नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। काठमांडू में सार्क शिखर बैठक में नया कुछ नहीं हुआ, कोई ठोस उपलब्धि नहीं। इससे फिर जाहिर हुआ है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र के पड़ोसी देश दुनिया से सीख नहीं रहे हैं। दुनिया के तमाम इलाकों में क्षेत्र विशेष नित नए सहयोग के रास्ते बनाते हैं, मगर दक्षिण एशिया में अड़ंगेबाजी है। काठमांडू की बैठक में सार्क देशों के बीच सड़क रेल संपर्क बहाल कराने का प्रस्ताव था। ये प्रस्ताव भारत ने बनवाए थे, दस्तखत हो सकते थे, मगर पाकिस्तान ने अड़ंगा लगाया, बात नहीं बनी। जाहिर है बैठक में सहयोग का संकल्प नहीं बल्कि राजनीति हावी रही। पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव ने सार्क में चीन का रोल बढ़वाने की कूटनीति की। इसके पीछे भारत का असर घटाने का मकसद था। चीन सन 2006 से सार्क का सदस्य बनना चाहता है। संदेह नहीं, भारत को यदि अपन आप को सार्क की धुरी बनाए रखना है तो पाकिस्तान को किनारे बैठाकर बाकी देशों को अपना बनाना होगा। सार्क या कि पड़ोसियों के बीच भारत को हाइपर एक्टिव होना होगा। इससे सुरक्षा चिंताओं का हल निकलेगा तो आर्थिक हित भी सधेंगे। नरेंद्र मोदी ने 6 महीने पहले सार्क नेताओं को दिल्ली बुलाया था। ताजा शिखर वार्ता में उन्हें कई नए अनुभव हुए होंगे। सवाल है, सार्क का अपने आप में क्या कोई रोड मैप बन रहा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भाजपा के संसदीय प्रबंधक संतुष्ट हैं। राज्यसभा में सरकार के पास बहुमत नहीं है, लेकिन विपक्ष में भी ऐसी एकजुटता नहीं बन पा रही है जिससे सरकार को मुश्किल आए। पार्टियों के आपसी झगड़े और क्षेत्रीय राजनीति की मजबूरियों के चलते सरकार को अपना काम बनता दिख रहा है। संसद में सरकार का प्रबंधन देख रहे एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि राज्यों में पार्टियों के बीच बहुत विरोधाभास है। ममता बनर्जी की पार्टी लेफ्ट के साथ संसद में वोटिंग नहीं करेगी, इसलिए तय है कि वोटिंग की स्थिति में एक पार्टी वॉकआउट करेगी। ऐसे ही सपा और बसपा एक साथ वोट नहीं करेंगे। बसपा सरकार का साथ दे सकती है। डीएमके और अन्ना डीएमके साथ नहीं आने वाले हैं और टीआरएस व वाईएसआर कांग्रेस भी साथ नहीं आएंगे। जनता परिवार की पार्टियों के एक साथ आने की चर्चा है, लेकिन उनकी भी बैठक नहीं हो पाई है। 25 नवंबर को 5 पार्टियों सपा, राजद, जदयू, इनेलो और जेडीएस को मिलकर दोनों सदनों के लिए अपना नेता चुनना था, लेकिन यह बैठक नहीं हो पाई है। सरकार को असली चिंता इस समूह को और कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस में भी नेता अलग अलग जुबान बोल रहे हैं, तभी सरकार के प्रबंधक कांग्रेस के ऐसे नेताओं से संपर्क बना रहे हैं जो इन दिनों नाराज चल रहे हैं। ऐसे नेताओं की संख्या काफी बड़ी हो गई है। उनकी मदद से सरकार कई विधेयकों पर सहमति बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पार्टी के वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं की सलाह नहीं ले रहे हैं। जिस तरह 1989 में चुनाव हारने के बाद उनके पिता राजीव गांधी ने अपने सभी सलाहकारों को किनारे किया था और स्वतंत्र रूप से फैसला लेने लगे थे, वैसे ही राहुल गांधी भी आजाद हो गए हैं। वो खुद फैसले कर रहे हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में झुग्गी बस्ती तोड़े जाने के विरोध में वहां जाने का फैसला उन्होंने खुद किया। चुनावी सभाओं में अब वो खुलकर बोलने लगे हैं। उनके एक करीबी नेता का कहना है कि राहुल गांधी के भीतर विरोधी पार्टी की राजनीति करने के लक्षण हैं। वो यूपीए सरकार के समय भी विपक्ष की तरह बर्ताव करते थे, इसलिए अब वो अपने को विपक्षी नेता के तौर पर पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पार्टी के कुछ नेताओं को परेशानी हो रही है। हालांकि उनके करीबी नेता, जो कभी वरिष्ठ नेताओं की वजह से हाशिए में रहते थे, वो खुश हैं, लेकिन पुराने नेता सलाह दे रहे हैं कि राहुल गांधी को वरिष्ठ बुजुर्ग नेताओं के अनुभव और ज्ञान का लाभ उठाना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने इशारों में यह बात कही। हंसराज भारद्वाज से लेकर पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर आदि नेता रोज उन्हें सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो सलाह लेने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। उनके करीबी नेता कांग्रेस संगठन से अलग राहुल गांधी की ब्रांडिंग की योजना बना रहे हैं, जैसे बीजेपी संगठन से अलग और गुजरात में रहते हुए नरेंद्र मोदी की हुई थी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कमाल की राजनीति कर रहे हैं। वे आम आदमी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उनको विधानसभा की टिकट दी जाएगी। हालांकि पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आपके नेता बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अंदर खाने उन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी हो रही है। इससे भाजपा के भीतर भारी कलह भी शुरू हो गई है। आप छोड़ने वाली शाजिया इल्मी को पार्टी में लाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि वे आरके पुरम सीट मांग रही है, जहाँ पिछली बार 300 वोटों के अंतर से वे हारी थी। इससे वहाँ के भाजपा विधायक अनिल कुमार शर्मा
वहां परेशान बताए जा रहे हैं। इसी तरह प्रदेश नेताओं ने पूर्व स्पीकर MS धीर को पार्टी में लिया है और वे अपनी सीट जंगपुरा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहां भाजपा से लड़े पंकज जैन हालांकि तीसरे नंबर पर थे, लेकिन इस बार भी वे दावेदार बताए जा रहे हैं। लक्ष्मी नगर से आपकी टिकट पर चुनाव जीते विनोद कुमार बिन्नी भाजपा में शामिल होना चाहते हैं और वे नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन भाजपा वहां से कोई हाई प्रोफाइल उम्मीदवार खोज रही है। ऐसे में बिन्नी को पुरानी सीट से लड़ने के लिए कहा जा सकता है, जहां से पिछली बार भाजपा के पूर्वांचल प्रकोष्ठ के नेता अभय कुमार वर्मा लड़े थे। ऐसे ही रोहिणी से जीते आप नेता राजेश गर्ग, तिमारपुर के हरीश खन्ना आदि भी पाला बदलने की तैयारी में हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार करते हुए भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील की। उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि पिछले 30 साल से राज्य में कोई विकास नहीं हो रहा है, प्रदेश जहां का तहां ठहरा हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी राज्य का विकास नहीं करती है, उल्टे लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ की पार्टियां लूट, भ्रष्टाचार और भावनात्मक ब्लैकमेलिंग में शामिल है। उन्होंने लोगों से भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि राज्य को जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करने में वे देरी नहीं करेंगे, लेकिन यह भी चाहते हैं कि जो भी रुपया भेजा जाए वह विकास के काम में खर्च हो। प्रधानमंत्री ने पुंछ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि पिछले 40 साल से कोई प्रधानमंत्री पुंछ नहीं आया था। आखिरी बार मोरारजी देसाई पुंछ के दौरे पर गए थे। उन्होंने लोगों को यह भी याद दिलाया कि वे दिवाली मनाने के लिए भी कश्मीर आए थे। मोदी ने बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि जो बुलेट से बैलेट को हराना चाहते थे वे हैरान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उधमपुर में हुई चुनावी रैली के दौरान भी जम्मू के अरनिया में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ जारी रही। आतंकवादियों के एक समूह ने कल अरनिया में घुसपैठ की थी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए थे और 3 जवान शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ के दौरान कथित तौर पर 5 नागरिक भी मारे गए हैं। मुठभेड़ के दौरान आतंकवादियों ने सेना के खाली पड़े बंकर पर कब्जा कर लिया था। बताया जा रहा है कि इस बंकर में छिपे 1 या 2 आतंकवादी ने आज फिर फायरिंग की। सेना के सूत्रों का कहना है कि इसी दौरान सीमा पार से भी संघर्ष विराम का उल्लंघन भी किया गया और अरनिया में सीमा पार से जबरदस्त फायरिंग की गई। बताया जा रहा है कि घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को आड़ देने के लिए फायरिंग की गई। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सैनिकों को जितने तनाव का सामना करना पड़ता है उतना कहीं भी नहीं करना पड़ता है। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य की व्यावसायिक परीक्षा मंडल के घोटाले की सीबीआई जांच की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका आज खारिज कर दी है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। दिग्विजय सिंह ने इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी सुरेश सोनी पर भी आरोप लगाया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ होने वाली विदेश सचिव स्तर की वार्ता नहीं रद्द करनी चाहिए थी। उन्होंने सार्क सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद इस्लामाबाद लौटने पर पत्रकारों से कहा कि भारत पाक वार्ता से पहले कश्मीरी नेताओं से बातचीत करने और उनसे राय लेने में कुछ भी नया नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि इससे पहले जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती थी तब वे कश्मीरी नेताओं से राय लेते थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोगों की राय इस मुद्दे पर लेनी ही होगी जिसका संबंध उनके साथ है। शरीफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान कश्मीर मसले सहित हर मसले को हल करने के लिए सार्थक बातचीत करना चाहता है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चंदा जुटाने का अभियान शुरू कर दिया है। इसके पहले चरण में मुंबई में रात्रि भोज के जरिए 91 लाख रुपए जुटाए गए हैं। इस भोज का आयोजन करने वाले आप नेता प्रीति मेनन ने बताया कि कल रात को युवा पेशेवरों, हीरा कारोबारियों और बैंकरों के साथ एक भोज का आयोजन किया गया था। इसमें प्रति व्यक्ति खाने के 20,000 रुपए लिए गए। मेनन ने बताया कि इस तरह की रात्रि भोज का अगला आयोजन बेंगलुरु में किया जाएगा। महाराष्ट्र इकाई ने अगले 2 महीनों में महाराष्ट्र से 5 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। गौरतलब है कि दिल्ली में फरवरी में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले आपने 20 करोड़ रुपए जुटाए थे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि शैक्षणिक सत्र के बीच में संस्कृत को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल करना क्या सही है। अदालत ने यह भी कहा कि बच्चों को इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 1 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। अभिभावकों के एक समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर सत्र के बीच में जर्मन की जगह संस्कृत को तीसरी भाषा के तौर पर शामिल करने का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह इस सत्र में जर्मन को चलने दे और अगले सत्र से तीसरी भाषा के तौर पर संस्कृत को शामिल करे। जस्टिस अनिल दवे ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वे निजी तौर पर संस्कृत के पक्ष में है क्योंकि संस्कृत अपनी सभी भाषाओं की जननी है, लेकिन छात्रों को सत्र के बीच में ऐसी सजा नहीं दी जानी चाहिए। इससे पहले सरकार ने कहा था कि संस्कृत ही तीसरी भाषा रहेगी। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। सार्क बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धमक बनी, इसलिए कि उन्होंने अपने आधे घंटे के भाषण में बेबाकी से सहयोग की कई बातें कही, अपना विजन बताया। सार्क नेताओं को समझ आया कि संगठन की दूरी वाले देश का राष्ट्र प्रमुख कुछ करने का इरादा लिए हुए है। बावजूद बैठक का कुल नतीजा
ढाक के 3 पात वाला रहा। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। काठमांडू में 3 साल के बाद सार्क देशों का शिखर सम्मेलन हुआ, लेकिन एक बार फिर यह सम्मेलन भारत पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों का शिकार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू रवाना होने से पहले कैबिनेट की बैठक में संपर्क सहयोग संधियों की अनुमति ली थी। सार्क देशों के बीच सड़क व रेल संपर्क बहाल करने, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ आतंकवाद के खिलाफ संधि करने और बिजली संपर्क बहाल करने का प्रस्ताव बना था, लेकिन औपचारिक रूप से शिखर सम्मेलन शुरू होने से पहले ही सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान ने इसमें अड़ंगा डाल दिया। पाकिस्तान ने कहा कि उसने अपने यहाँ आंतरिक प्रक्रिया नहीं पूरी की है। अब इसके लिए 3 महीने का समय दिया गया है। जैसे तैसे आखिरी दिन बिजली संपर्क बहाली के समझौते पर दस्तखत हुआ और सार्क सम्मेलन की लाज बची। काठमांडू घोषणा पत्र जारी जरूर हुआ, लेकिन उस पर भारत पाक विवाद की छाया साफ दिखी। 3 दिन के सम्मेलन में सबसे ज्यादा यह मुद्दा चर्चा में रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बातचीत होगी या नहीं। उसके बाद इस बात पर चर्चा होती रही कि दोनों हाथ मिलाएंगे या नहीं। आखिरकार दोनों ने हाथ मिलाया और एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी, लेकिन इस चक्कर में सार्क सम्मेलन पटरी से उतर गया। एक तरफ पाकिस्तान ने भारत के संपर्क सहयोग प्रस्ताव में फच्चर डाला, तो भारत ने भी सार्क में चीन और दक्षिण कोरिया का दर्जा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर नहीं होने दिया। पाकिस्तान चाहता है कि चीन का पर्यवेक्षक का दर्जा बढ़ाया जाए और उसे सक्रिय सदस्य बनाया जाए। इससे सार्क के भीतर एक नई धुरी बनेगी। भारत को बहुत सावधानी से इस मसले को संभालना होगा। चीन दक्षिण एशिया में बहुत आक्रामक कूटनीति कर रहा है। सार्क में उसे सक्रिय सदस्य बनाने के मसले पर पाकिस्तान के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव की भी सहमति है, लेकिन सार्क का स्वरूप ऐसा है कि एक भी सदस्य के वीटो करने से प्रस्ताव रुक जाते हैं। भारत इसका फायदा उठाकर चीन को रोक सकता है, लेकिन जब भारत द्विपक्षीय वार्ता में चीन से संबंध सुधार की पहल कर रहा है तो बहुपक्षीय मंचों पर उसे रोकने का संदेश सकारात्मक नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नरेंद्र मोदी सार्क के देशों के बीच संपर्क बढ़ाना चाहते हैं और इलाके में स्थायी शांति व विकास की पहल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों में नरमी नहीं आती है। बंदूकें तनी होगी तब शांति और विकास की बातें नहीं हो सकती है। पाकिस्तान हमेशा सार्क को भारत के साथ अपने रिश्तों का बंधक बनाए रखेगा, इसलिए भारत को सार्क को प्रभावी बनाने के लिए कई स्तर पर प्रयास करने होंगे। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधार या द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने के साथ साथ दूसरे देशों के साथ संबंध बेहतर करने होंगे। उन्हें यह भरोसा दिलाना होगा कि भारत बिग ब्रदर के अंदाज में काम नहीं कर रहा है और उनकी संप्रभुता का सम्मान कर रहा है। मोदी ने इसकी शुरुआत कर दी है। भले सार्क के साथ सड़क व रेल संपर्क का समझौता नहीं हुआ, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता में भारत ने नेपाल के साथ सड़क संपर्क बहाल किया। इसी तरह बाकी देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ताओं में संपर्क सहयोग बढ़ाने की संधियां होनी चाहिए और कारोबार बढ़ाने के उपाय भी होने चाहिए। इसका सकारात्मक असर सार्क पर भी होगा। अब एक ब्रेक है, उसके बाद सार्क बैठक के नतीजों पर चर्चा करेंगे। दक्षिण एशिया में जब तक भारत और पाकिस्तान के आपसी झगड़े नहीं सुलटेंगे तब तक सार्क संगठन दमदार नहीं बनेगा। झगड़े सुलटने के दूर दूर तक आसार नहीं है। काठमांडू में नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ एक दूसरे से खींचे रहे। उस नाते बहुपक्षीय के बजाय बैठक की अधिक उपयोगिता पड़ोसियों से द्विपक्षीय रिश्तों में है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा है। विनोद जी, काठमांडू में सार्क बैठक में जो कुछ हुआ है उसमें कुछ अप्रत्याशित हुआ है या वही ढाक के 3 पात वाला सिलसिला बना? देखिए, जब प्रधानमंत्री अपनी भाषण कर रहे थे सार्क में तो उस वक्त उन्होंने बहुत से प्रपोजल्स दिए जो कि कुछ में पुराने थे, कुछ नए थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि हम नज़दीक हैं लेकिन साथ रहें। मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा सेंटीमेंट था, लेकिन सिर्फ शब्दों से काम नहीं होता है। डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में शब्दों के साथ साथ एक्शन की भी ज़रूरत होती है। ये नरेंद्र मोदी साहब की गलती नहीं है कि ये सार्क का जो सम्मेलन है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, ये कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि सार्क पर हमेशा साया भारत और पाकिस्तान संबंधों का रहा है जो कि अच्छे नहीं रहे हैं। ऐतिहासिक मतभेद हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, और अब जब से आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा बना है तब से हमारे ताल्लुकात परस्पर ख़राब होते रहे हैं। जब अच्छे भी हो जाते तो हमेशा ये अंदेशा लगता है कि रहता है कि ख़राब हो जाएंगे।
अब जब नवाज शरीफ और नरेंद्र मोदी साहब इस सम्मेलन में भागीदारी करने गए तो उससे पहले तो उनकी बातचीत भी नहीं थी जी। और कितनी बदकिस्मती है कि वहां भी कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे याद आया जब मैं वो देख रहा था कि 5 जनवरी 2002 जी। जब अटल जी और मुशर्रफ में भी ऐसा ही कुछ तनाव था, तो मुशर्रफ ने खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया था अटल जी से। ये सार्क वाली बात थी, सार्क वाली 2002 और काठमांडू में ही था, काठमांडू में ही था जी, अगर आपको याद हो तो। और उसके बाद 2004 में 2 वर्षों के बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मुशर्रफ में एक जॉइंट स्टेटमेंट हुई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, जिसमें पहली बार पाकिस्तान ने ये माना कि उनकी धरती से आतंकवाद शायद भारत में आ रहा है तो उस पर रोक लगाएंगे। और एक बड़ा उपलब्धि था अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल का। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब को उससे कुछ लेसन लेना चाहिए था। कारण ये है कि बातचीत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और सच्चाई ये भी है कि आतंकवाद पर एक दिन तो काबू पाया नहीं जा सकता। और तीसरी बात ये कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर जमहूरियत अभी पहला कदम रखी रही है, पहली बार उनके इतिहास में 5 बरस पूरा करके किसी सरकार ने दूसरी सरकार को सत्ता दी इलेक्शन के बाद, पीपीपी की पार्टी ने नवाज की पार्टी को दी। तो अगर कोई जमहूरी तरीके से इलेक्टेड लीडर खाली हाथ अपने वतन वापस चला जाता है तो जमहूरियत हमारे बर्रे सगीर में, सब कॉन्टिनेंट में कमजोर होती है। नहीं, लेकिन उसके अंदर ये कि भारत की तरफ से जैसे सहयोग के मामले में हो कि सड़क मार्ग वाला या रेल मार्ग को लेकर एक समझौते के प्रस्ताव भारत ने जो पुराने रखे हुए थे वो तो पाकिस्तान कुछ मान के उसमें पहल नहीं कर सकता था। भारत के अकेले के नहीं थे। हाँ, ये पूरी एक तरह से बिरादरी में आपसी सहयोग के हिसाब से पूरे सार्क समुदाय, तो उसमें पाकिस्तान को कुछ तो पूरे सार्क समुदाय के थे। लेकिन जब अपने अभिभाषण में लगभग ऐसा प्रस्तुत कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि उनके अपने विचार थे ये, तो देखिए पॉलिटिक्स इज मोस्टली अबाउट परसेप्शन। तो जो जनता के मन में एक धारणा बन जाती है, भले वो सच हो या गलत हो, वही राजनीति हो जाती। तो मैं ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मुश्किलात हैं अपने डोमेस्टिक फ्रंट पे, और नवाज शरीफ की भी मुश्किलात हैं, और उन दोनों को ये मुश्किलात एक दूसरे के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि कोई बीच का रास्ता ये दोनों निकालें। विनोद जी, ये द्विपक्षीय रिश्तों के साथ के अलावा क्या इन द्विपक्षीय रिश्तों से बहुमंचीय जो है, जो सार्क के सारे पड़ोसियों को लेकर वो भाव क्यों नहीं ज्यादा हावी हो पा रहा? देखिए, इसलिए नहीं हावी हो पा रहा कि द्विपक्षीय जो तनाव है वो हावी हो जाता है मल्टीलैटरलिज्म पे। ये आज से थोड़ी हो रहा है, ये तो कई बरसों से हो रहा है। ये मोदी साहब और नवाज शरीफ के साहब के बीच में नहीं हो रहा, ये तो नरसिम्हा राव के जमाने से हो रहा है, चंद्रशेखर जी के जमाने से हो रहा है। नहीं तो इसी से आखिर कैसे इस बात से ये होता आ रहा है? देखिए, बैक चैनल डिप्लोमेसी भारत और पाकिस्तान को शुरू करनी पड़ेगी। कैमरे के सामने डिप्लोमेसी बंद होनी चाहिए। डिप्लोमेसी में उपाय जब ही निकलते हैं जब चुपचाप एक दूसरे से आप बातचीत करें। जैसे पार्लियामेंट में कमेटी सिस्टम है, देखिए पार्लियामेंट जब बड़ी सारी पार्लियामेंट बैठती है तो कुछ मुद्दे नहीं उलझे ही रहते हैं, सुलझते नहीं हैं। लेकिन जब कमेटी के सामने चले जाते हैं, जॉइंट सिलेक्ट कमेटी हो गई, स्टैंडिंग कमेटी हो गई, तो उस वक्त कोई ना कोई उपाय निकल आता है, सहमति होती है, वो फिर आगे बन जाती है, उस तरह का एक। तो मैं समझता हूँ जो हमारा पार्लियामेंट्री प्रक्रिया है उससे कुछ सबक सीखते हुए, क्योंकि हम बड़ी डेमोक्रेसी हैं और क्योंकि आज के दिन देखिए नवाज शरीफ के पास अपनी पार्लियामेंट में बहुमत है, लेकिन वो उस बहुमत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके सामने बहुत से मसाइल है, प्रॉब्लम्स है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पास आज के दिन बहुमत भी है और जनता में पैंठ भी है, वो स्थिति में भी है। नहीं, लेकिन वो भी आतंकवाद के मुद्दे को या इसको कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब ये मुंबई की सालगिरह के ऊपर वो कैसे छूटेगा? आतंकवाद का मुद्दा, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ऐसी बातें कोई आजकल करता नहीं, लेकिन हम लोगों को करनी चाहिए। हम लोग कई बरसों से इस प्रोफेशन में हैं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होती रहनी चाहिए, भले ही उसमें से कुछ ना निकले, उसका भी उपयोग है। जी विनोद जी, एक और इसके साथ में काठमांडू के सार्क सम्मेलन में पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव ने चाहा कि चीन को भी सदस्य बनाया जाए, इस पर आपका क्या कहना? बहुत अच्छी बात आपने पकड़ी। देखिए, जब आसियान में हम लोग ऑब्जर्वर हुए थे, भारत ऑब्जर्वर हुआ था, तो उसके बाद भारत परस्पर ये कोशिश करता था कि वो डायलॉग पार्टनर बन जाए आसियान का। उसी तरह से चीन कोशिश कर रहा है कि वो डायलॉग पार्टनर बन जाए। और जो बातचीत वहां पर हुई, जो भाषण हुए, उसमें 4 मुल्कों ने समर्थन किया। पाकिस्तान ने किया,
श्रीलंका ने किया, मालदीव्स ने किया और बांग्लादेश ने किया, और नेपाल भी मन से चाहता है। लेकिन हमारी तरफ से ऐसी बयानबाजी हुई, मतलब पत्रकारों को बताया गया कि भाई हम जैसे कि हम चीन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हमने, पर ये क्या आपको लगता है कि व्यवहारिक है ये? तो सही, एक तरह से हमने सार्क में चीन को पाकिस्तान के साथ हाइफनेट कर दिया है, जो मैं समझता हूँ हमारी उपलब्धि नहीं है, हमारी नाकामयाबी है। और ये डुएबल है। हाँ। शुरुआत ये से होती है, जैसे अफगानिस्तान अभी बार बना है मेंबर, कोई मेंबरशिप पे फ्रीज तो लगाया नहीं गया है, और जब बहुत से लोग ये चाह रहे हैं कि चीन मेंबर हो जाए, तो एक दिन भारत को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह शंघाई कोऑपरेशन, इसकी कोशिश इस तरह अंदाज में हुई जैसे कि भारत को घेरने के लिए हो रहा, तो इसलिए भारत को इस पर रिएक्ट नहीं होगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑब्जर्वर स्टेटस है, आप वहां पर डायलॉग पार्टनर बनना चाहते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कि मठाधीश चीन और रूस है, और जिसका की भारी इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान वाले रीजन में रहने वाला है, वहां हमको जगह चाहिए, और यहां पर अगर चीन जगह मांग रहा है तो यहां चीन को देनी पड़ेगी। मैं ये समझता हूं कि अंतरराष्ट्रीय, जब पूरी दुनिया एक बड़ा इट बिकम अ ग्लोबल विलेज, जब इकोनॉमीज ग्लोबल हो रही हैं, तो इस तरह की सॉवरेंटी क्वेश्चंस नहीं उठाने चाहिए कि हम, ये हमारा गुट है, इसमें हम आपको नहीं आने देंगे, और वो कहे वो हमारा गुट है, हम आपको उसमें नहीं आने देंगे। जी विनोद जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।